गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आप सभी का विजडम एजुकेशन पे। आज 9 नवंबर 2020 है, मंडे का दिन है। दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण का कंप्लीट न्यूज़ एनालिसिस करेंगे जो यूपीएससी, स्टेट पीसीएस या वनडे एग्जाम के प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों ही पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। तो आगे बढ़ने से पहले अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों के साथ, कलीग के साथ इसे शेयर कर दें। कोई क्वेश्चन पूछना है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, कुछ सुझाव देना चाहते हैं वो भी आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है वहाँ जाकर ज्वाइन कर लें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या जो पहला कमेंट होगा वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा। इस तरह से न्यूज़ को जो हाईलाइट करके मैं डाल देता हूँ, जैसे आज का न्यूज़ मान लो ये इंपॉर्टेंट है, एक बार पढ़ सकते हैं, इसको भी एक बार देख सकते हैं। तो और दो ही फर्स्ट पेज पे ये दो ही न्यूज़ इंपॉर्टेंट है, बाकी नीचे के पेज पे कुछ न्यूज़ इंपॉर्टेंट है। तो जो पोर्शन मैं हाईलाइट करता हूँ, जो आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट होता है उसी को मैं हाईलाइट करता हूँ, उसको एक बार पढ़ लें, उसके बाद हमारा डिस्कशन सुने, उससे आपको अधिक फायदा होगा। देखो, डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले आज दो क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ। एक क्वेश्चन है, हमारे सब्सक्राइबर हैं सुमन सिंह जी का, इन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि सर एक बार सिलेबस डिस्कस कर दीजिए जो करेंट टॉपिक से रिलेटेड है। साथ ही इन्होंने पूछा है कि कौन सा न्यूज़ किस पेपर से रिलेट करके पढ़ना चाहिए। देखो, जीएस के 4 पेपर हैं और ऑप्शनल का 2 पेपर होता है। प्रत्येक पेपर आपको 250 मार्क्स का होता है। अब देखो, जीएस के जो 4 पेपर हैं, जीएस 1 हो गया, जीएस 2 हो गया, जीएस 3 हो गया और जीएस 4 हो गया। हालांकि मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, बस बेसिक आपको बता रहा हूँ कि किस तरह से हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं और किस तरह से आप रिलेट कर सकते हैं करेंट टॉपिक से। तो जीएस 2 का जो पेपर हो गया, जीएस 2 का पेपर है आपको पॉलिटी का पार्ट है, उसमें इंटरनेशनल रिलेशन का पार्ट है। और जीएस 3 का जो पेपर हो गया, जीएस 3 के पेपर में सिलेबस अगर आप देखोगे तो इसमें आपको इकोनॉमिक्स है, इसमें आपको इकोलॉजी है, इन्वायरमेंट जिसको आप बोलते हैं, इसमें आपको डिजास्टर मैनेजमेंट है, इसमें आपको साइंस एंड टेक है। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है आपको जीएस पेपर 3 में है। तो जीएस पेपर 3 और जीएस पेपर 2 अगर आप इसका सिलेबस देखोगे और साथ ही साथ प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखना, नॉर्मली जो आप लोग तैयारी कर रहे हैं कम से कम आप 2014 से लेकर के 19 तक का पेपर जरूर देखें, क्योंकि 2014 से सिलेबस चेंज हुआ था, 2014 से पैटर्न चेंज हुआ। तो 14 से लेकर के 19 तक का पेपर अगर आप देखोगे तो जीएस पेपर 2 और जीएस पेपर 3 जो होता है नॉर्मली डायनेमिक होता है, नॉर्मली वो करेंट से ही क्वेश्चन उसमें पूछा जाता है, राइट। तो ये जो पेपर पढ़ रहे हो आपको जीएस पेपर 3 में काम दे सकता है और जीएस पेपर 4 में काम दे सकता है। साथ ही साथ अगर आपका ऑप्शनल मान लो लोक प्रशासन है या ऑप्शनल कोई डायनेमिक ऑप्शनल है तो वो आपको यहाँ पे न्यूज़पेपर जो पढ़ रहे हो वो वहाँ पे काम दे देगा। इसके अलावा भी जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 4 में भी न्यूज़पेपर काम दे सकता है। देखो, न्यूज़पेपर को एक ब्रॉड प्रोस्पेक्ट से देखने की ज़रूरत है। जैसे मान लो 2018 में यूपीएससी ने प्रीलिम्स में एक क्वेश्चन पूछा था, सॉरी मेंस में एक क्वेश्चन पूछा था कि गांधी जी की वर्तमान में क्या रिलीवेंस है। जीएस पेपर 1 का क्वेश्चन था। अब देखो, नॉर्मली अगर आप देखोगे तो जीएस पेपर 1 जो है पूरी तरह से स्टैटिक पोर्शन होता है, उसमें हिस्ट्री होता है, उसमें ज्योग्राफी है, तो ये पूरा पूरा स्टैटिक पोर्शन है। लेकिन मान लो स्टैटिक पोर्शन को भी आप करंट से कैसे कोरिलेट कर सकते हैं। 2018 के समय में आप याद करो, चंपारण सत्याग्रह का 100 वर्ष का सम्मेलन हुआ था और ये सम्मेलन जो है इसके लिए प्राइम मिनिस्टर आए थे, बिहार आए थे, चंपारण गए थे वो, राइट। तो जब कोई न्यूज़ इंपॉर्टेंट हो, भले ही वो स्टैटिक पोर्शन का हो, यूपीएससी उससे रिलेट करके आपको पूछ लेता है, राइट। तो गांधी जी जो है के बारे में यूपीएससी ने जीएस पेपर 1 में पूछा, और जीएस पेपर 1 में पूछा इसलिए क्योंकि गांधी जी उस वर्ष चर्चा में थे। तो इस तरह से आप न्यूज़ को रिलेट कर सकते हैं। जो न्यूज़ जो हम डिस्कस करते हैं उसको जीएस पेपर 1 से रिलेट कर लो, जीएस पेपर 2 से रिलेट कर लो, 3 से रिलेट कर लो और 4 से यानी एथिक्स से भी आप रिलेट कर सकते हो। साथ ही साथ एसए के पोर्शन से भी इसको रिलेट कर सकते हैं, और ना सिर्फ एसए के पोर्शन से बल्कि अगर आपका ऑप्शनल लोक प्रशासन जैसा कोई डायनेमिक पेपर है तो उससे भी आप रिलेट कर सकते हैं। और देखो, कैसे और क्वेश्चन पूछेगा मुझे भी नहीं पता। जैसे मान लो यहाँ पे एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नहीं, यहाँ पे एक टॉपिक है, सॉरी। अब देखो, भारत और चीन के बीच जल खत्म हो सकता है गतिरोध। तो भारत और चीन का रिलेशन अगर आप देखोगे तो ये जीएस पेपर 2 का टॉपिक है, राइट।
जीएस पेपर 2 का टॉपिक है भारत और चीन के बीच में जो गतिरोध हो रहा। अब देखो, भारत और चीन के बीच में जो गतिरोध हुआ है वो एक पेगोंग तोसो मोरिरी लेक है। एक पेगोंग लेक की मैंने डिस्कस किया है कई बार आपसे। अब देखो, पेगोंग तोसो मोरिरी लेक इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये भारत और चीन दोनों के बीच में आता है। इसका 1/3 हिस्सा भारत में है और इसका 2/3 हिस्सा चीन में पड़ता है, राइट। अब देखो, ये पेगोंग तोसो मोरिरी लेक जो है एक रामसर साइट में आता है। रामसर साइट 1971 में साइन हुआ था। और रामसर साइट का जो टॉपिक हो गया इन्वायरमेंट से रिलेटेड हो गया, एक तरह से इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी से रिलेटेड हो गया, जो जीएस पेपर 3 से रिलेटेड हो गया। तो अब सोच कर देखो कि भारत और चीन के बीच में जो गतिरोध चल रहा है वो जीएस पेपर 2 का टॉपिक है, लेकिन इससे रिलेट करके आपको एक पेगोंग तोसो मोरिरी लेक के बारे में जीएस या तो प्रीलिम्स में पूछ सकता है या मेंस में पूछ सकता है। तो इस तरह से आप रिलेट करना सीखोगे। और जहाँ तक रही पेपर की बात, तो पेपर सिर्फ दैनिक जागरण अभी आप पढ़िए, राइट। दैनिक जागरण पढ़िए, दैनिक जागरण से ही आपको पता चलेगा। और दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण, सिर्फ एकमात्र पेपर पढ़िए दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण, इसी से आप जो है निकाल लेंगे। आप यूपीएससी निकल सकता है इसी से, स्टेट पीसीएस इसी से निकल सकता है, और जितने टॉपर ने निकाला वो इसी से निकाला, राइट। बाकी कभी मैं बाद में डिस्कस कर दूंगा जीएस पेपर 1, 2, 3 और 4 के बारे में डिटेल से। और साथ ही साथ दूसरे यूजर ने क्वेश्चन पूछा है, अभय चौधरी जी, इन्होंने क्वेश्चन पूछा है सीए और एनआरसी को लेकर के, खास करके सीए को लेकर के, जो हमने डिस्कस किया था पिछली क्लास में, सैटरडे की क्लास में। 11+1 का क्या एग्जैक्ट कॉन्सेप्ट है और 5+1 का एग्जैक्ट कॉन्सेप्ट क्या है, और इसको नागरिकता कैसे कैसे दिया जाता है। तो पिछले लेक्चर का वीडियो देख लेना अगर नहीं देखा आप तो, और आपको भी कन्फ्यूजन है तो आप इसको ध्यान से सुन लो कि 11+1 का कॉन्सेप्ट क्या है। क्या ये कॉन्सेप्ट वर्तमान में समाप्त हो गया? तो बिल्कुल नहीं। देखो, हमारे देश में एक नियम है, नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत, सिटीजनशिप एक्ट 1955 के तहत ही यह नियम है। क्या नियम है? ये नियम है कि वर्तमान में किसी भी देश के, वर्ल्ड के किसी भी देश के किसी भी जाति धर्म समुदाय के नागरिकों को, अगर वो भारत में 11 वर्ष पहले रह चुके हैं और पिछले 1 वर्ष से लगातार भारत में रह रहे हैं। देखो, ये +1 क्या है कि पिछले 1 वर्ष से भारत में लगातार रह रहे हैं। यानी मान लो ये महीना अगर नवंबर चल रहा है, तो पिछले नवंबर से इस नवंबर वो लगातार रह चुके हैं और पिछले 11 वर्ष भारत में रह चुके हैं, राइट। इसका मतलब होता है कि मान लो कोई व्यक्ति 90 में मान लो इंडिया आया, तो मान लो 5 वर्ष रह गया 90 से लेकर के 95 के बीच में, और 5 वर्ष इधर, 6 वर्ष इधर रह गया, तो उसको भी काउंट करेंगे, राइट। इसको भी काउंट किया जाएगा। ऐसा नहीं कि लगातार आपको 12 वर्ष रहना है। यहाँ पे आप फ्रैक्शन कर सकते हो, कभी मान लो इंडिया में 2 वर्ष रह गए, कभी 3 वर्ष रह गए, कभी 4 वर्ष रह गए, ऐसे करके आपने 11 वर्ष पूरा दिया और पिछले 1 वर्ष से लगातार रह रहे हैं। तो ऐसे कंडीशन में सिटीजनशिप एक्ट 1955 के तहत आप नागरिकता पाने के हकदार हैं। नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत आपको नागरिकता मिल सकता है, राइट। अब इसी में मैंने एक एग्जाम्पल दिया था, पाकिस्तान सिंगर है, बहुत फेमस सिंगर है, मुझको भी तो लिफ्ट करा दे गाना सुना होगा आपने, अदनाम सामी। अब देखो, सामी क्या है, अदनाम सामी क्या है, मुस्लिम है, कहाँ के हैं, तो पाकिस्तान के थे, और इनको भारत की नागरिकता मिली है। यानी ये 12 वर्ष भारत में रह चुके थे, तब जाकर के इनको नागरिकता मिली थी, आज से 2 या 3 वर्ष पहले मिला था। तो इसको नागरिकता मिली थी नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत। अब देखो, 5+1 का कॉन्सेप्ट क्या है? 5+1 का कॉन्सेप्ट है कि 2014 से पहले, यानी मोदी गवर्नमेंट आई थी 2014 में, तो कट ऑफ डेट मैंने आपको बताया था 31/12/2014। 31/12/2014 से पहले सिर्फ 3 देश, इसके अंतर्गत सिर्फ 3 देश को काउंट किया गया है, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान। और वहाँ से अगर भारत आते हैं 6 जाति के लोग, 6 धर्म के लोग, सॉरी, हिंदू, सिख, ईसाई, ईसाई, पारसी, जैन, बौद्ध, ये जो 6 कम्युनिटी के लोग हैं, जो सिर्फ 3 देश से, बांग्लादेश से, अफगानिस्तान से और पाकिस्तान से 31 दिसंबर 2014 से पहले आ चुके हैं। ऐसा नहीं कि 14 के बाद आएंगे तो उसको नागरिकता इस एक्ट के द्वारा दिया जाएगा, ऐसा नहीं है।
31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आ चुके हैं तो उसे नागरिकता दिया जाएगा नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा। और उसके लिए 5+1 का कॉन्सेप्ट है, यानी पिछले 5 वर्ष वो भारत में रह चुके हैं और पिछले 1 वर्ष से भारत में लगातार रह रहे हैं, तो उसे नागरिकता दिया जाएगा। राइट। तो ये जो 6 कम्युनिटी है, 6 जाति है, 6 धर्म के लोग हैं, ये इन राज्यों में माइनॉरिटी है, इन देशों में माइनॉरिटी है। पाकिस्तान में माइनॉरिटी है, बांग्लादेश में माइनॉरिटी है और अफगानिस्तान में माइनॉरिटी है। अब देखो, इसको धर्म के बेसिस पे नागरिकता क्यों दिया जा रहा है, एक अलग बहस का टॉपिक है। लियाकत नेहरू समझौता हुआ था जो एक तरह से फेलियर हुआ है, या बहुत सारी चीज़ें हैं। भारत सरकार जो है धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करती है, लेकिन भारत सरकार जो नागरिकता ये दे रही है, भारत सरकार का कहना है कि धर्म के आधार पर नहीं, इन देशों में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में और अफगानिस्तान में इन पे धर्म के आधार पे भेदभाव होता है, इसलिए वो इन्हें नागरिकता दे रहे हैं और नागरिकता के लिए थोड़ा आसानी प्रदान कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि 2014 के बाद मान लो, यानी 2015 से मान लो, अगर कोई व्यक्ति पाकिस्तान का अगर इंडिया आ चुका है, भले ही वह हिंदू ही है, तो उसको भी जो नागरिकता मिलेगा उसको मिलेगा 11+1 के कॉन्सेप्ट पे, यानी 11 वर्ष उसको इंडिया में रहना होगा और 1 वर्ष लगातार वो रहेगा, तब 12वें वर्ष में जाकर के वो नागरिकता के लिए अप्लाई कर सकता है। तो देखो, कोशिश किया मैंने एक बार फिर से इस पॉइंट को क्लियर कर देने का आपको, और चलो अब डिस्कशन आगे बढ़ाते हैं। आप देखो, फर्स्ट पेज पे जो न्यूज़ है, अब सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स बाइडन, राइट, बाइडन चुनाव एक तरह से जीत गए हैं और अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति होंगे। बाकी इनकी रणनीति क्या होने वाली है उस पर हम डिस्कस बाद में करेंगे, लेकिन बहुत पिछले क्लास में भी हमने डिस्कस किया था कि पेरिस क्लाइमेट चेंज में अमेरिका फिर वापस आ सकता है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन मजबूत हो सकते हैं और भारत की तरफ से भी एक अच्छा दृष्टिकोण जो बाइडन का रहा है, भारत के साथ भी संबंध इम्प्रूव हो सकता है। अब देखो, यहाँ पे अगर इस न्यूज़ को देखोगे, भारत चीन के बीच में जल्द खत्म हो सकता है गतिरोध, तो लगातार वार्ता हो रही है, भारत चाइना के बीच में लगातार वार्ता हो रही है। तो मैंने आपको बताया कि प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से जो लोकेशन था वो लोकेशन जरूर देख लेना, फिंगर फोर्ट का लोकेशन, गलवान घाटी का लोकेशन, पेगोंग तोसो मोरी लेक का लोकेशन, वो लोकेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, यूपीएससी वहाँ से आपको क्वेश्चन पूछ देगा। बाकी कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। देखो, नोटबंदी से काले धन को कम करने में मिली मदद, प्राइम मिनिस्टर मोदी का कहना है। नोटबंदी हुआ था एग्जैक्टली 8/11/2020 को, 2016 को, 2016 में 8 नवंबर को नोटबंदी हुआ था। नोटबंदी का क्या फ़ायदा हुआ है, इसको लेकर के प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कुछ डाटा कल रिलीज किया, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मुझे अब नोटबंदी भी नहीं लग रहा है। यूपीएससी क्वेश्चन नहीं पूछेगा, स्टेट पीसीएस अब इससे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। बाकी कितना उसको बेनिफिट रहा है नोटबंदी का, राइट, कितने नए जो है कर देने वाले लोग जुड़े हैं, उसका डाटा मैंने टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया है, एक बार देख लेना उसको आप। बस एक पॉइंट यहाँ पे जो डिस्कस करना है कि जहाज रानी मंत्रालय का नाम बदल करके प्राइम मिनिस्टर ने अब कर दिया है बंदरगाह, जहाज रानी और जलमार्ग मंत्रालय, यानी मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज इसका नाम हो गया। बस इतना याद रख लेना। चलो, इस क्वेश्चन पे मैं, इस टॉपिक पे मैं डिटेल्स डिस्कस करूंगा। यहाँ पे पश्चिमी घाट को ESA के गठन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर। ये क्या होता है, ESA क्या होता है और पश्चिमी घाट का क्या बेसिकली कॉन्सेप्ट है, डिटेल से एनालिसिस करूंगा। देखो, पश्चिमी घाट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। भारत विश्व का मात्र 2.42% लैंड जो है भारत का ज़मीन है विश्व में। भारत में जो भारत का टोटल लैंड है विश्व के 2.42% लैंड है, लेकिन भारत की जो बायोडाइवर्सिटी है वो विश्व का लगभग 8% है, या 8% से भी थोड़ा अधिक है, राइट। तो आप समझ सकते हो, लैंड कम है भले ही हमारे पास विश्व के लेवल में, लेकिन हमारे पास जैव विविधता अधिक है। भारत में जो 4 महत्वपूर्ण हॉटस्पॉट हैं, विश्व के जो हॉटस्पॉट हैं उसमें 4 महत्वपूर्ण हॉटस्पॉट इंडिया में आते हैं, जैव विविधता स्थल इंडिया में आते हैं। हॉटस्पॉट का मतलब हुआ कि उस क्षेत्र में जैव विविधता अधिक है।
उस 4 में एक है आपको पश्चिमी घाट, बाकी 3 क्या है नेट पे सर्च करके आप लोग खुद से कोशिश करो, कुछ पार्ट आप खुद से नेट पे सर्च करो और उसको सर्च करके मुझे भी कमेंट सेक्शन में आप लिखना। तो एक महत्वपूर्ण हॉटस्पॉट है भारत में, वो है पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट जो ताप्ती नदी से लेकर के कन्याकुमारी तक 6 राज्यों में फैला हुआ है, जो है तमिलनाडु, कर्नाटका, केरल, गोवा, महाराष्ट्र और गुजरात। प्रायद्वीपीय भारत का अधिकांशतः नदियों का उद्गम यहीं से होता है, इसलिए दक्षिण भारत का संपूर्ण अफवाह तंत्र पश्चिमी घाट से ही नियंत्रित होता है। प्रायद्वीपीय भारत की अधिकांश नदियों का उद्गम जो है पश्चिमी घाट से होता है, इसलिए दक्षिण भारत के संपूर्ण अफवाह तंत्र पश्चिमी घाट से ही नियंत्रित होता है। और पश्चिमी घाट जैव विविधता के सबसे समृद्ध हॉटस्पॉट है, भारत का सबसे समृद्ध हॉटस्पॉट है। विश्व के 4 महत्वपूर्ण हॉटस्पॉट इंडिया में है, उसमें एक है पश्चिमी घाट, राइट। यहाँ पे कई राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण्य, बहुत कुछ है यहाँ पे। अब देखो समस्या क्या है, सबसे बड़ी समस्या है कि यहाँ पे भूस्खलन होता है, यानी लैंडस्केप होता है। बाढ़ की समस्या बहुत बड़ी समस्या, आपने देखा होगा कि किस तरह से केरल में बाढ़ आया। केरल पश्चिमी घाट में पड़ता है और पश्चिमी घाट में बाढ़ आया था, केरल में बाढ़ आया था। जैव विविधता का नुकसान यहाँ पे हो रहा है, तो ये चीज़ों की समस्या है। और इसी समस्या को लेकर के 2 समिति भारत में बनी थी। यूपीएससी प्रीलिम्स में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा था कि कस्तूरी रंजन समिति किससे रिलेटेड है। यही क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा था 2014, 13, 15 के आसपास, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है लेकिन इसी आसपास। तो पश्चिमी घाट के संरक्षण को लेकर के, पश्चिमी घाट को किस तरह से समृद्ध किया जाए, किस तरह से उसके जैव विविधता को रोका जाए, इस जैव विविधता के क्षरण को रोका जाए, इसके लिए 2 समिति बनी थी। एक तो गाडगिल समिति बनी थी, दूसरा कस्तूरी रंजन समिति बनी थी। अब देखो इन्होंने इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन ESZ, इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन का विचार रखा था। तो सबसे पहले जो विचार रखा है वो रखा गाडगिल समिति ने। गाडगिल समिति ने पश्चिमी घाट के लिए 3 पर्यावरण संवेदन जोन, यानी इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन का विचार रखा, जिसमें ESZ1 के क्षेत्र में किसी प्रकार की मानवीय गतिविधि को निषिद्ध करने की बात कही। तो इन्होंने कहा है कि जो पश्चिमी घाट है उसको 3 भाग में आप बांटिए। पहला भाग जो होगा वो ESZ1 होगा, यहाँ पे किसी भी तरह का मानवीय गतिविधि नहीं होना चाहिए। इसी तरह से ESZ2 में जो है कुछ मानवीय गतिविधि हो सकती है, कुछ प्रतिबंध उसमें होगा, और ESZ3 में जो है प्रतिबंध कुछ कम होगा, वहाँ पे अधिक मानवीय गतिविधि हो सकती है, यानी वहाँ इंडस्ट्रीज वगैरह लग सकता है। तो ये कॉन्सेप्ट दिया था आपको गाडगिल समिति ने। लेकिन इसके ठीक विपरीत जो कस्तूरी रंजन समिति है, उन्होंने कहा है कि ESZ का श्रेणीगत विभाजन न करते हुए पश्चिमी घाट के 37% क्षेत्र को ESZ घोषित कर दिया जाए। यानी ESZ1 में, 2 में और 3 में डिस्ट्रीब्यूट मत कीजिए। पश्चिमी घाट के जो टोटल 37% क्षेत्र हैं, वो 37% क्षेत्र पर्यावरण के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। वहाँ से कई नदियों का उद्गम होता है, वहाँ पे कई बायोडाइवर्सिटी पार्क हैं, तो उसको आप ESZ में घोषित कर दीजिए और वहाँ पे सारी मानवीय गतिविधियों को बंद कर दीजिए। गाडगिल समिति ने जहां सभी प्रकार के ऊर्जा संयंत्रों का विरोध किया, वहीं कस्तूरी रंजन समिति ने हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की अनुमति दी। तो गाडगिल समिति ने कोई भी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का अनुमति नहीं दिया था, लेकिन कस्तूरी रंजन समिति ने कई अनुमति दिया। दोनों समितियों ने बड़े स्तर पे बांध बनाने की मनाही की कि बांध नहीं बनना चाहिए, और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत पश्चिमी घाट पारिस्थितिकी प्राधिकरण, वेस्टर्न घाट इकोलॉजी अथॉरिटी की स्थापना की सिफारिश दोनों ने किया कि एक अथॉरिटी बनाइए, उस अथॉरिटी को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत बनाइए, जो यहाँ पे इकोलॉजी को देखने का काम करेगा, जैव विविधता को देखने का काम करेगा, जो यहाँ को रेगुलेट करने का काम करेगा। तो ये सारी बातें कही थी गाडगिल समिति ने और कस्तूरी रंजन समिति ने। अब देखो न्यूज क्या, सरकार ने 2018 में एक मसौदा अधिसूचना जारी किया, एक अधिसूचना जारी किया सरकार ने, और उस अधिसूचना के तहत 56,825 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र को संवेदनशील क्षेत्र पारिस्थितिक रूप से ESZ, इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन क्षेत्र घोषित कर दिया।
यानी वहाँ के लिए नियम कड़े सरकार ने कर दिया है। वहाँ पे जो है अगर आप कोई इंडस्ट्रीज नहीं खोल सकते हैं या अगर आप खोलेंगे तो उसके लिए बहुत तरह का पैमाना आप पे लगेगा, उस पैमाने को फुलफिल करते हैं तभी आप वहाँ पे खोल और सकते हैं। तो इसी के खिलाफ जो है एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर किया गया है। क्या याचिका है, बहुत अधिक इम्पोर्टेंट नहीं है। गाडगिल समिति, कस्तूरी रंजन समिति, ये इम्पोर्टेंट है। और इको सेंसिटिव जोन ESZ जो है वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। देखो आज का जो मुद्दा है, प्रत्येक मंडे को आपको मुद्दा मिलता है और आज का मुद्दा जो है अमेरिका और इंडिया रिलेशन को लेकर के है, तो इसको पढ़ सकते हैं। अगर आपको इंटरेस्ट है भारत और अमेरिका संबंध में तो आप इसको पढ़ सकते हैं। बाकी मैंने डिस्कस पहले भी किया था, इंडिया अमेरिका रिलेशन पे बाद में भी कर दूंगा। आज का कोई भी एडिटोरियल मुझे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा है डिस्कशन पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन आप इसको पढ़ सकते हैं। प्राचीन सभ्यता के प्रत्यक्ष प्रमाण, भारत में किस तरह से कई प्रमाण मिल रहे हैं जो भारत के कई प्राचीन सभ्यताओं को की ओर रेखांकित कर रहा है, तो उसके बारे में दिया गया, एक बार पढ़ सकते हैं। दूसरा जो है ये एडिटोरियल आपको इसलिए पढ़ना चाहिए, मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ चूँकि आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको बहुत यहाँ पे जो बच्चे होंगे जिसको पता नहीं होगा कि बलूचिस्तान आखिर होता क्या, या बलूचिस्तान का एग्जैक्ट क्या प्रोविज़न है, या बलूचिस्तान का एग्जैक्ट क्या मांग है। कश्मीर को लेकर के जिस तरह से पाकिस्तान जो है भारत पे आरोप लगाता है, भारत ने उस तरह से कभी आरोप बलूचिस्तान को लेकर के नहीं लगाया, जबकि अब समय आ गया है कि हम बलूचिस्तान को लेकर के भी बोलना शुरू करें। देखो बलूचिस्तान जो है पाकिस्तान के आज़ाद होने से पहले ही एक जो है स्वतंत्र मुल्क था। बलूचिस्तान 11 अगस्त 1947 को ही एक अलग देश बन चुका था, जबकि पाकिस्तान की स्थापना हुई है 14 अगस्त 1947 को। तो पाकिस्तान की जो स्थापना हुई है, पाकिस्तान ने दो स्टेट, एक तो सिंध हो गया और एक पंजाब, सिंध और पंजाब जो मिला करके पाकिस्तान की स्थापना हुई है। पाकिस्तान की स्थापना में कहीं भी बलूचिस्तान शामिल नहीं था, तो सिंध और पंजाब को मिला करके पाकिस्तान की स्थापना हुई है। और वर्तमान में जो पाकिस्तान का क्षेत्र है उसमें 44% का क्षेत्र जो है वो बलूचिस्तान का है। बलूचिस्तान के क्षेत्र में काफ़ी खनिज की संभावनाएं व्याप्त हैं और बलूचिस्तान को आज़ाद करवाने की जो मांग करते हैं उसमें कई लोग भारत से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप बलूचिस्तान के पक्ष में बोलना शुरू कीजिए। तो समय आ गया है कि बलूचिस्तान के पक्ष में हम भी बोलें। पाकिस्तान को जो ग्वादर पोर्ट है, बंदरगाह है, वो भी बलूचिस्तान प्रांत में पड़ता है। तो इसको जानकारी के लिए पढ़िए, ऐसा नहीं कि बहुत सारी चीज़ें जो है आप UPSC के लिए ही पढ़ें। कुछ ऐसे न्यूज़ होते हैं जो आपको जानकारी दे सकती है, UPSC पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होगा, लेकिन आपकी जानकारी पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखो इसको भी हम थोड़ा सा डिटेल से आपको एनालिसिस कर देते हैं। वैश्विक मांग आधारित खेती पे जोर क्या है। देखो भारत सरकार एक नीति लेकर आई है, कृषि निर्यात नीति। हम कृषि को किस तरह से एक्सपोर्ट को बढ़ावा दें, तो कृषि को एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने 2018 में नीति लाई थी, कृषि निर्यात नीति, जिसका टारगेट था कि 2022 तक किसानों का जो कृषि निर्यात हमारा था 2018 में वो था $30 अरब, तो $30 अरब को बढ़ा करके $60 अरब करना था, राइट। $30 अरब जो निर्यात हमारा एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का होता था उसे $60 अरब करना था। अब देखो निर्यात को अगर हमें बढ़ावा देना है कृषि के सेक्टर में, कृषि के उत्पाद में, तो हमें वैश्विक मांग के आधार पे खेती करना होगा। मान लो अमेरिका से हमें रिक्वेस्ट होता है कि आप जो है अपने यहाँ मटर का अधिक उत्पादन कीजिए, राइट। अमेरिका बोलता है कि आप मटर का अधिक उत्पादन कीजिए और जितना आप उत्पादन कीजिएगा वो हम परचेज कर लेंगे। तो भारत के किसानों को, राइटर का कहना है कि मटर का उत्पादन करना चाहिए क्योंकि अमेरिका से डिमांड आ रहा है। तो वैश्विक मांग जो है, वैश्विक डिमांड, उसके अनुसार हम खेती करना शुरू करें। तो इसी को पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे 2-3 चीज़ें को मैं डिस्कस कर दूंगा जो आपके प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू हर जगह काम देगा। कृषि निर्यात नीति 2018 में आई थी, जिसका उद्देश्य था 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने में जो सरकार की नीति है, उस नीति को सहयोग करने हेतु हमें
कृषि निर्यात को $60 बिलियन तक करना था, लगभग दोगुना करना था। अब देखो सरकार का टारगेट है 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करना। अगर हम कृषि निर्यात को दोगुना करते हैं तो एक तरह से यह सहयोगी हो सकता है किसानों की आय को दोगुना करने में। अब कृषि निर्यात नीति में चाय, कॉफ़ी, चावल जैसे कृषि उत्पाद के निर्यात को बढ़ावा दिया जाता है। यह वैश्विक कृषि व्यापार में भारत की हिस्सेदारी को बढ़ाएगा। इस नीति के क्रियान्वयन के लिए 1400 करोड़ रुपए से अधिक होगा, राइट। अब देखो एक संगठन के नाम आपको जानकारी होना चाहिए। एक और फैक्ट में चर्चा कर देता हूँ कि कृषि उत्पादन में भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। हम कृषि उत्पाद जो है चाइना के बाद सबसे अधिक करते हैं वर्ल्ड में, बावजूद इसके निर्यात में 34वां स्थान है। तो कृषि उत्पादन में हम सेकंड पोजीशन में वर्ल्ड में, निर्यातन में 34वां स्थान पर। उसका बहुत सारा कारण हो सकता है, वो डिस्कस बाद में किया जा सकता है, क्योंकि स्टोरेज कैपेसिटी हमारे पास बहुत कम है। आप देखे होंगे कि खाद्यान्न जो है काफ़ी टन, लाखों टन अनाज जो है एफसीआई के गोदाम में सड़ जाते हैं। बहरहाल जो एक्सपोर्ट करता है, कृषि एक्सपोर्ट करता है, उसकी जिम्मेदारी है एपीडा की। एपीडा का फुल फॉर्म है द एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट अथॉरिटी डेवलपमेंट अथॉरिटी। एपीडा जो है इसकी स्थापना हुआ था 1985 में, दिसंबर 1985 में। और एपीडा जो है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के तहत आता है। एपीडा का काम होता है एग्रीकल्चर उत्पाद को एक्सपोर्ट करना, जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के तहत आता है। तो इसका मुख्य काम क्या है? फल, सब्जी और उसके उत्पाद, मांस और मांस के उत्पाद, कुक्कुट और कुक्कुट उत्पाद, डेयरी उत्पाद, शहद, गुड़, चीनी, कोको उत्पाद, ये सब कुछ है एक्सपोर्ट करने का काम करता है एपीडा। अब देखो दूसरी चीज़ों जो मैं आपको डिस्कस करना चाह रहा हूँ आपके साथ, तो वो है काफ़ी इम्पोर्टेंट, और ये है अशोक दलवई समिति। अशोक दलवई समिति की स्थापना 2016 में हुई थी, और अशोक दलवई समिति ने उसकी स्थापना करने का उद्देश्य था कि किसानों की आय को दोगुना करना। तो सरकार ने तय किया कि हमें किसानों की आय को दोगुना करना है। उसके बाद सरकार ने एक समिति बनाई, अशोक दलवई समिति, और अशोक दलवई समिति के सिफारिश के आधार पर प्राइम मिनिस्टर 7 सूत्री कार्यक्रम लाया गया, जिसका उद्देश्य था कि 2022 तक किसानों की आय को हमें दोगुना करना। सिंपल है इतना। अब देखो इसका किसानों की आय को दोगुना करने के लिए करना क्या होगा। तो पहला जो उद्देश्य था 7 सूत्री कार्यक्रम में, वो था कि प्रति बूंद अधिक उपज के लिए सिंचाई पे अधिक ध्यान देना। यानी हमें किसानों की आय को दोगुना करना होगा तो हमें सिंचाई पे अधिक ध्यान देना होगा। और इसी सिंचाई में अगर आप देखोगे तो इजराइल की टेक्नोलॉजी भी भारत मंगा रही है कि किस तरह से कम पानी में अधिक सिंचाई हो सके। दूसरा है कि हर खेत की मृदा स्वास्थ्य के आधार पर श्रेष्ठ बीज और पोषकता पे जोर, यानी सॉइल हेल्थ कार्ड पे जोर देना। यानी जो है जो मृदा के जो पोषक तत्व हैं या मृदा की जो उत्पादकता जिस पदार्थ की होनी चाहिए या जिस पौधे की होनी चाहिए, उस पौधे के अकॉर्डिंग वहाँ पे उत्पादन किया जाए। यानी मान लो सॉइल हेल्थ कार्ड सरकार ने डिस्ट्रीब्यूट किया था, इस पर भी यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है। तो सॉइल हेल्थ कार्ड का क्या मकसद था कि आपकी जो मृदा है, ये मान लो बिहार के पटना के इस जगह की, पर्टिकुलरली इस गांव की मृदा जो है, इस पे क्या चीज़ हो सकता है यहाँ पे, राइट। यहाँ पे क्या अच्छा धान हो सकता है, क्या यहाँ पे अच्छा गेहूँ हो सकता है उत्पादन, क्या यहाँ पे अच्छा मटर उत्पादन हो सकता है, क्या अच्छा उत्पादन हो सकता है। ये मृदा को मेजरमेंट करके, मृदा को जो है परीक्षण करके बताया जा सकता था, राइट। तो इसी के आधार पे, मृदा के स्वास्थ्य के आधार पे श्रेष्ठ बीज दीजिए और उस पोषकता पे जोर दीजिए। तीसरा जो उद्देश्य था वो था कि ग्रामीण भंडारण और एकीकृत शीत श्रृंखला। ये मैंने लगातार जोर देता हूँ इस पर मैं भी, कि जो खाद्यान्न क्रिएट हो रहा है, खाद्यान्न उत्पन्न हो रहा है, वो खाद्यान्न बर्बाद नहीं हो, उसको स्टोर करने की क्षमता बढ़नी चाहिए देश में। कोल्ड स्टोरेज देश में बहुत कम है और एफसीआई के गोदाम में लाखों टन अनाज प्रत्येक वर्ष सड़ जाते हैं। इसलिए विश्व में सेकेंड सबसे बड़ा उत्पादनकर्ता होने के बावजूद भारत का जो एक्सपोर्ट में रैंकिंग है वो 34th स्थान पे है। क्यों? क्योंकि हम उसको स्टोर करके नहीं रख सकते हैं क्योंकि हमारे पास कोल्ड स्टोरेज नहीं है। प्रत्येक वर्ष
15 से 20% सालाना उपज जो है नष्ट हो जाता है, क्योंकि कोल्ड स्टोरेज की कमी के कारण। और इसलिए सरकार ने 1 लाख करोड़ रुपए के कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर फंड सरकार लेकर आई है, ताकि किस तरह से गांव गांव में कोल्ड स्टोरेज को बढ़ावा दिया जा सके। खाद्य प्रसंस्करण के माध्यम से गुणवत्ता को बढ़ाना, यानी मान लो टमाटर किसान उपज कर रहे हैं, इस टमाटर के माध्यम से जो सॉस बनेगा उस सॉस में भी किसानों की कुछ ना कुछ परसेंटेज शामिल हो। राइट, राइटर का कहना है या अशोक दलवई समिति का कहना था कि अगर किसान जो है टमाटर क्रिएट कर रहे हैं, टमाटर का कोई मूल्य नहीं होता। आलू का देखोगे तो कोई मूल्य नॉर्मली बहुत कम मूल्य होता है जब आलू का सीजन होता है। अभी तो आलू 60 रुपये 70 रुपये है, लेकिन जब आलू का सीजन होता है तो बहुत कम 10 रुपये किलो 5 रुपये किलो ऐसे मिलता है। तो उस आलू को अगर आप चिप्स बना देते हो, जो चिप्स आप लेज की चिप्स खाते हो, उसका एक अलग मूल्य हो जाता है। तो ये जो प्रसंस्कृत फूड है इसमें भी किसानों का शेयर होना चाहिए। अब देखो कृषि बाजार योजना, कृषि बाजार किस तरह से नेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट होना चाहिए, किस तरह से हम ऑनलाइन जो है सामान को भेज सकते हैं। और इसी के संदर्भ में आपने देखा होगा कि बिहार के मुजफ्फरपुर का जो है लीची गया था आपको जर्मनी और ब्रिटेन जैसे देशों में गया। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और सहायक गतिविधि जैसे मुर्गी पालन को बढ़ावा देना, पशुपालन को बढ़ावा देना, डेयरी पालन को बढ़ावा देना, मत्स्य पालन को बढ़ावा देना। तो ये टोटल के टोटल सरकार ने 7 सूत्री कार्यक्रम लाया था। अगर आप पिछले 4 वर्ष या 5 वर्ष का कृषि पे सरकार का काम देखोगे तो आपको पता चलेगा कि वो सारा का सारा काम इसी 7 के तहत रिलेटेड है। राइट, इसी 7 से जुड़ा हुआ वो सरकार का सारा काम है। और इसका मेन उद्देश्य क्या है कि किस तरह से हम किसानों की आय को 2022 तक दुगुना करें। अब जैसे देखो ये जो है कृषि निर्यात नीति है, अगर इसको आप कनेक्ट करोगे तो किससे कर सकते हो, इसको कनेक्ट आप कर सकते हो एकीकृत शीत भंडारण से, क्योंकि कोल्ड स्टोरेज होगा तभी जाकर के हम जो है सामान को बेच पाएंगे। और इसको जो है खाद्य प्रसंस्करण से भी इसको कनेक्ट कर सकते हो। तो इस तरह से बहुत सारी योजना मैं डिस्कस करूंगा, तो लगभग 50 योजना है सरकार जो लाई है। उस योजना को आप प्रधानमंत्री 7 सूत्री कार्यक्रम से कोरिलेट कर सकते हैं। ओके, पाकिस्तान को यूएनएचआरसी में रहने का हक नहीं। एक बार इसको देख सकते हैं, ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है कि पाकिस्तान यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन का जो है एक सदस्य है। 47 सदस्यीय ये संस्था है। और जिस तरह से पाकिस्तान में मानवाधिकार का उल्लंघन होता है, जिस तरह से चाइना में मानवाधिकार का उल्लंघन होता है, विडम्बना है कि चाइना और पाकिस्तान दोनों ही अपने देश में मानवाधिकार का उल्लंघन करते हैं, बावजूद ये मानवाधिकार के रक्षक जो ये संगठन है उस संगठन का सदस्य है। एक बार इसको देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। देखो गुपकार घोषणा क्या है, बस ये याद रख लेना। गुपकार घोषणा क्या है। पाकिस्तान में जम्मू कश्मीर में जितनी भी पार्टी हैं, चाहे पीडीपी हो, चाहे उमर अब्दुल्ला की पार्टी हो, फारूक अब्दुल्ला की पार्टी हो, मुफ्ती सईद की पार्टी हो, ये सारे के सारे लोगों ने क्या किया है कि गुपकार घोषणा के तहत ये लोग यूनाइट हुए हैं। और इसका मूल मकसद है कि आर्टिकल 370 को फिर से जम्मू कश्मीर में रीस्टोर करना। तो जम्मू कश्मीर में जितने भी पार्टी हैं, राष्ट्रीय पार्टी छोड़ दो, कांग्रेस और बीजेपी, उसके अलावा जितने भी पार्टी हैं, सभी पार्टी जो है जम्मू कश्मीर में यूनाइट हुए हैं गुपकार घोषणा के तहत, जिसका मेन उद्देश्य है कि आर्टिकल 370 को रीस्टोर करना। अब देखो ये सब कभी कभी चर्चा में आता है तो इसको पढ़ना चाहिए। महाबली बनेगा केरल का राजकीय उभयचर। अभी कुछ देर पहले हमने पश्चिमी घाट का डिस्कस किया था। अब इसको पश्चिमी घाट को यहाँ से कोरिलेट करो आप। ओह, आवाज़ काफ़ी आ रहा। पश्चिमी घाट का ही ये जो है पशु है, ये जो जीव हैं वो पश्चिमी घाट के ही जीव हैं। ये महाबली बनेगा केरल का राजकीय उभयचर। तो केरल सरकार ने घोषणा किया है कि ये जो महाबली है, महाबली क्या है, एक पर्पल फ्रॉग भी इसको कहा गया है। एक फ्रॉग है, एक मेढक की प्रजाति है
और IUCN की लिस्ट में जो है विलुप्त प्राय जीवों की श्रेणी में आती है। मैंने नेट पे चेक किया, इंडेंजर्ड कैटेगरी में ये आती है, राइट। तो ये पश्चिमी घाट जो है जैव विविधता के लिए काफ़ी फेमस है, और पश्चिमी घाट की ही एक जीव है जिसका नाम है पर्पल फ्रॉग, राइट। इसे महाबली भी कहा जाता है, जो केरल के राजकीय उभयचर बनेगा। वनडे एग्जाम में पूछा जा सकता है ये आपसे। देखो ये जो मैं डिस्कस, चूँकि आपको जानकारी होना चाहिए कि एक व्यक्ति मान लो 39 वर्ष 39 ईयर जेल में रहा और अभी भी वो विचाराधीन कैदी है। समझ सकते हो आप, एक व्यक्ति जो अपने जीवन का 39 ईयर जेल में रह चुका है, अभी भी कोर्ट ने उस पर कन्विक्ट नहीं दिया है कि वो गिल्टी है या गिल्टी नहीं है, बावजूद इसके वो 39 ईयर जेल में रह चुका है। और ऐसा ढेर सारा इंसिडेंट आपको मिल जाएगा। मतलब कोर्ट में जो है साबित हो नहीं पाता, नॉर्मली जो गरीब आदमी होता है वो साबित नहीं हो पाता उस पर कि भाई उस पर वो सही में कन्विक्टेड है, सही में जो है वो एक्यूज्ड है या नहीं एक्यूज्ड है। हजारों लाखों घटनाएं देश में इस तरह का मिल जाता है, हजारों लाखों, राइट। निश्चित तौर पे इस पे विचार किया जाना चाहिए। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का यहाँ पे ऐसे केसों पे एक्शन लिया जाना चाहिए। हजारों लाखों व्यक्ति आज भी जेल में बंद हैं जो 10 वर्ष से अधिक सज़ा काट चुके हैं, लेकिन कोर्ट ने अभी तक उस पर फाइनल सुनवाई नहीं किया है कि वो कन्विक्टेड है, वो गिल्टी है या नहीं गिल्टी। एक व्यक्ति मान लो जिस पे साबित हो जाता है कि वो गिल्टी है, एक व्यक्ति जिस पे ये साबित हो जाता है कि वो गिल्टी है, उसके बाद वो जेल में बंद रहता है तो कोई इशू नहीं है। लेकिन वो गिल्टी है या नहीं गिल्टी है, विचाराधीन कैदी अगर 10 वर्ष से अधिक जेल में रहता है तो ये निश्चित तौर पे भारत के लिए शर्मनाक स्थिति है। चलो आज हमारे पास इतना ही था। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। साथ ही साथ कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।